इस हफ्ते जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ है, हफ्ते की शुरुआत तो हमने कर दी थी, पर एक दिन की छुट्टी के बाद किस तरह से आज बाजार ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, ये हम आपके सामने लेकर आएंगे ही। पर साथ साथ आपको ये भी देखना है कि एसजीएक्स निफ्टी अभी किस तरह का अपना मूड माहौल बयान कर रहा है। जब सुबह खुले थे 6:30 बजे हम देख रहे थे करीबन 50-60 अंकों की गिरावट थी और अभी भी उसी लेवल पर ही बने हुए हैं। हालांकि थोड़ी रिकवरी इनिशियली जब खुले थे उसके बाद होती हुई दिखी थी, पर फिर से अभी ऑलमोस्ट सेम लेवल जहां पर हम ओपन हुए थे एसजीएक्स निफ्टी वही इंडिकेशन लगा रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि अमेरिकी बाजार, अगर आप कल के सत्र में देखेंगे, हमारे बाजारों में तो छुट्टी थी, पर अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने में असफल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी जो मूड माहौल बना हुआ है, सेंटीमेंट बना हुआ है, वो थोड़ा सा गिरावट का ही है। अब देखना होगा कि हमारी बाजारों में जिस तरह का तेजी का रनअप पिछले 3 दिनों से बना हुआ था वो आगे चलकर कंटिन्यू रहता है या नहीं। बट लार्जली मूड माहौल काफी मिक्स है, क्योंकि कल है हमारी यहाँ पे पॉलिसी और उसको लेकर किस तरह के फैसले निकल कर आते हैं, क्या पोल है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर उसके पहले अगर आप अभी देखेंगे जो सिनेरियो है, मिला जुला रुझान क्लियर कट नजर आ रहा है। डाउ जोन्स आप देखिए ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट वहां पर हमें देखने को मिली थी और जिस तरह से गिरावट वहां पर हुई थी डाउ जोन्स में, आप देखिए 200 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली थी कल के सत्र में और नैस्डैक भी फिसलता हुआ नजर आया था। हालांकि जो यूरोपियन क्यूज हैं वो मिले जुले आते हुए दिखे थे, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर नहीं था, तो मिक्स पैक वहां से संकेत है। और कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड माहौल जो सिनेरियो अभी बना हुआ है ग्लोबल बाजारों में, अनिश्चितता का मूड माहौल है। अब देखना है कि यहाँ पर हमारे बाजारों पर उस चीज का क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि कच्चा तेल ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं $85 पर सपाट है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर भी नहीं है। बॉन्ड यील्ड जैसे कि हेडलाइन में हम आपको बता रहे थे 15-20 बेसिस पॉइंट्स की वहां पर गिरावट होती हुई दिखी है, तो उससे भी बहुत ज्यादा इंडिकेशंस तो हम नहीं लगा सकते हैं कि वन वे मूवमेंट आपको कोई स्टॉक या कोई सेक्टर में आता हुआ दिखेगा। बट लार्जली जिस तरह का अभी मूड माहौल है वो कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि आगे चलकर जिस तरह का हमारा मोमेंटम है हो सकता है कि वो कंटिन्यू होता हुआ भी दिखे, बट यू नेवर नो, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अभी के बाजारों में, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो सर्वोपरि है। बिल्कुल कुशल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसी अनसर्टेनिटी में अगर आप देखेंगे, और हमारे लिए कल तो अगर आप देखेंगे कि पॉलिसीज भी है तो वहाँ पर उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो भी साथ में रहेगी। सही, उसी के साथ साथ इतनी अनसर्टेनिटी में आपको स्टॉक पिक लेना है। तो अगर आपने कोई भी सेल कॉल लिया है कुशल कि नहीं लिया? देखिए सेल कॉल तो लिए हैं, कुछ एक खबरें हैं, कुछ एक न्यूज़ है, मूड माहौल भी मतलब जो स्टॉक है सेक्टर है वहाँ पर मुझे खासकर मेटल जो है वो थोड़े से वीकनेस की साइन हो सकता है कि आज दिखाते हुए नजर आए। हांगकांग और चीन के बाजारों में भी छुट्टी है, तो उससे भी संकेत नहीं है कि वहाँ पर से हमें पता चले कि भाई मेटल्स को लेकर किस तरह का रिएक्शन उनके मार्केट्स में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि बंद है तो उससे इंडिकेशंस तो नहीं है। बट जो अमेरिकी बाजारों में मूड माहौल है मेटल इंडेक्स को लेकर वो थोड़ा सा खराब है, तो देखना होगा कि वहां पर किस तरह का सेटअप आज बनता है। बट लार्जली चलिए इसी के साथ अपनी जो टीम्स है उसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। कुछ सेल है, कुछ बाई है। अरमान, आप कैश सेगमेंट में तो मैंडेटरी बाई ही होता है, तो उसमें आप क्या ले रहे हैं? देखिए कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक ले रहा हूँ वो है रेलटेल। अब इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर जो पहले क्या है मैं वो आपको बता दूं। ऑर्डर ये मिला है कि इनको एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के लिए इनको एक बिहार स्टेट से जो है तो इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अब इनके लिए ऑर्डर मिलना कोई नई बात नहीं। अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे तो इनको लगभग 7 के आसपास ऑर्डर मिले हैं, और अगर आप कुल ऑर्डर की वैल्यू देखेंगे तो लगभग 1200-1300 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। एफआईज ने Q3 में यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है, और तो इसी के चलते आपको दिखेगा कि जहां पर आपको लगातार यहां पर ऑर्डर विन्स आते जा रहे हैं पिछले 3 महीने में, जहां पे 1200-1300 करोड़ के ऑर्डर आते जा रहे हैं, एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर एक अच्छा खासा बेट बन जाता है। इसलिए रेलटेल को हम बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 108 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 103.8 का। कुशल, आप क्या ले रहे हैं कैश में? मैं तो ले रहा हूं, बट आरबीएनएल को ऑर्डर नहीं मिला आज। ये इस पूरे अगर आप देखेंगे इस पूरी स्पेस में किसी ना किसी एक को ऑर्डर मिलना रोज का जरूरी है। तो आज शायद कल शायद रेलटेल का दिन था। बिल्कुल, तो काफी दिनों के बाद रेलटेल हम देख रहे हैं कि ऑर्डर विन सूची में शामिल होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि जितने भी रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छा खासा ऑर्डर विन का रुझान आपको इंफ्रा के साथ साथ, अगर आप इक्वल कंपटीशन में अगर आप जाएंगे ना ऑर्डर विन्स में, तो रेलवेज तो है ही है। और साथ ही डिफेंस पे तो हम देख ही रहे हैं कि डिफेंस को भी लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर क्या शानदार ऑर्डर बुक बनती हुई नजर आ रही है। तो क्लासिक एग्जांपल्स हैं ऑर्डर विन्स के हिसाब से। अगर आप देखें तो ये 3 स्पेसेस, डिफेंस, रेलवे और साथ ही इंफ्रा, यहाँ पर उसी के साथ साथ जब हमने मंडे को अपडेट दिया था तब सब में अपडेट में ये चीज हम परमानेंट बोल रहे थे कि रिकॉर्ड स्तर पर है। तो उस हिसाब से बिल्कुल डिफेंस और अगर आप रेलवेज की बात करें बढ़िया ऑर्डर बुक मिलती है। बिल्कुल, तो चलिए बेहतरीन ऑर्डर बुक विजिबिलिटी बन रही है, लगातार ऑर्डर विन्स हैं और इसका रिएक्शन हो सकता है कि आज आपको
इस स्टॉक पर आता हुआ नजर आए। तो चलिए कैश सेगमेंट में रेलटेल इंडिया यहां पर फोकस रखना है अरमान की तरफ से, और मेरी तरफ से स्टॉक है एमआरपीएल का। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो भी ऑयल प्रोड्यूसर्स है, स्टैंडअलोन रिफाइनर्स है, वहां पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि इसके पहले जब भी विंडफॉल टैक्स पर खबर आती थी, कोई भी नेगेटिव खबर आती थी, तो रिएक्शन बड़ा होता था और वो नेगेटिव साइड पर होता था। पर इस बारी जो खबर आती हुई दिख रही है, 3500 रुपए प्रति टन यहां पर क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स पहले लग रहा था, 4 तारीख से अब ये रिवाइज कर दिया गया है और अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो विंडफॉल टैक्स क्रूड पेट्रोलियम पर खत्म कर दिया गया है, नील हो गया है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज तमाम जितनी भी ऐसे ऑयल रिफाइनरीज हैं और खासकर जो स्टैंडअलोन रिफाइनरीज हैं, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये अच्छा कमाल कर सकती हैं। साथ ही ओएनजीसी तो है ही। पर इसी तर्ज पर मैंने सबसे पहले कैश सेगमेंट में एमआरपीएल स्टॉक को चुना है। यहां पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं, और अगर आप देखें तो परसों के सत्र में भी यहां पर अच्छा खासा रुझान था, करीबन 2-2.5% की तेजी बनी थी, और फर्दर तेजी का कैंडिडेट बन सकता है ये। 20% की इसकी सर्किट लिमिट रिवाइज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहां पर अच्छी तेजी आपको और फर्दर बन सकती है। 5-6% तो मैं औसतन मानकर चल रहा हूं, बट कंजर्वेटिव बेसिस पर 56 रुपए की टारगेट मेरी तरफ से आप बनाकर चल सकते हैं। 52.5 आपको यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। चलिए कैश सेगमेंट तो बात हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे और फ्यूचर्स कैटेगरी में हमने क्या चुना है उसको देख लेते हैं। फ्यूचर्स में यहां पर तर्क सिमिलर है, उस पर समय व्यर्थ नहीं करूंगा। ओएनजीसी, चेन्नई पेट्रो, माफ कीजिएगा, एमआरपीएल के साथ साथ ओएनजीसी पर भी आपको आज दाव खेलकर चलना है। यहां पर भी अच्छी खासी तेजी आपको बन सकती है, और फ्यूचर्स कैटेगरी में है स्टॉक, तो आप इसको डेफिनेटली प्ले कर चल सकते हैं। डेरिवेटिव्स कैटेगरी में 160 रुपए के टारगेट के लिए 152 रुपए आपका यहां पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो फ्यूचर्स में मैंने जो है ओएनजीसी लिया है। अरमान, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। और ओएनजीसी के लिए अगर जैसा अपडेट, अगर न्यूज़ पे व्यूज़ में जब मैनेजमेंट आया था, तब उन्होंने ये भी बोला था कि अगर $80 के आसपास जो अगर रेट है, उसमें 5 रुपए के आसपास जो है उनको विंडफॉल टैक्स लगता है। तो अगर अब वो नहीं होगा तो 5 रुपए का जो है उसका सीधा फायदा होता हुआ दिखेगा। उसके मुताबिक तो मैंने भी एक स्टॉक लिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि अगर फ्यूचर्स की बात करें तो मैंने लिया है टाइटन। अब टाइटन लेने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे गोल्ड के लेवल से, अगर आप देखेंगे भाव उच्चतम स्तर पर है, भारत में रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिनके अगर आप इन्वेंट्री हो तो इन्वेंट्री का सीधा आपको दिखेगा, वहां पर फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो टाइटन को आप बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 2600 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2500 का। ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने लिया है बजाज फाइनेंस, क्योंकि यहां पर आया है अपडेट। अब अपडेट क्या आया है? अपडेट यह है कि FY23 में कस्टमर फ्रेंचाइजी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त, उसी के साथ साथ FY23 में कुल जो नए लोन देते हैं उसमें भी अब तक की सबसे ज्यादा बढ़त आती हुई दिखी है। और मैं हमेशा से ये चीज कह रहा था कि अगर आप देखेंगे कि कई सारी न्यूज फ्लो जैसा आता हुआ जा रहा है जो हमको डोमेस्टिक की स्टोरी कितनी मजबूत है वो बता रहा है। आप जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, ऑर्डर बुक देख लीजिए, या फिर ऐसे अपडेट बजाज फाइनेंस देख लीजिए जहां पर आपको ऐसे अपडेट आते हुए जा रहे हैं, तो ये हमको इस बात पे कन्विक्शन देते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक स्टोरी है वो कितनी अच्छी है, कितनी सुदृढ़ है। इसलिए बजाज फाइनेंस जो है यहां पर कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे 5700 का, जो आपको 148.2 पर है। टारगेट रखेंगे 195 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 133 का। तो ऑप्शंस फ्यूचर्स के हिसाब से तो ये तो हो गया। आप अगर टेक्निकली की बात करें तो टेक्निकली आप कुशल क्या ले रहे हैं? देखिए, ऑप्शंस में जो मैं ले रहा हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगा, पर बजाज फाइनेंस इसका अगर आप 1 साल का चार्ट भी खोलकर देखेंगे ना, तो 52 वीक हाई लो का जो रेंज है उसमें ये 52 वीक लो के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अट्रैक्टिव लेवल हम कहते हैं ना, बजाज फाइनेंस और अन्य जो कंपनियां हैं जो इस लेवल्स के आसपास है। वैसे भी बाजार का मूड माहौल, जो वॉलिटिलिटी थी, उस वजह से हम देख ही रहे थे कि जो फ्रंट लाइन जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वहां पर आपको दबाव देखने को मिला था। तो लेवल्स अट्रैक्टिव है, जो अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर पॉजिटिविटी है, इस वजह से बजाज फाइनेंस डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा बाई हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की गिरावट इसमें हुई है, पिछले कुछ दिनों का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि पूरे 1 साल के चार्ट में भी आप देखिए किस तरह के लेवल्स पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छे एंट्री पॉइंट्स बन सकते हैं, और अगर ऐसे ही पॉजिटिव इसके जो अपडेट्स है वो आते हुए नजर आए तो आगे चलकर यहाँ पर और फर्दर अच्छी तेजी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये भी लग रहा है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह की इनकी फ्रेंचाइज है, जितने इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटेजी रहती है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी हैंडी साबित हो सकती है। तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। ऑप्शन कैटेगरी में इसको प्ले कर चलिए। तो ये हो गई अरमान की तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में राय। मेरी तरफ से भी ऑप्शन कैटेगरी में खरीदारी का कॉल है, पर यहाँ पर खरीदना है आपको पुट ऑप्शन, और वो है मेटल इंडेक्स से JSPL का। अब आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल काउंटर अगर कोई है तो वो है जिंदल स्टील एंड पावर का। जैसे IT में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कोफॉज
सबसे ज्यादा हाई बीटा काउंटर है, वैसे ही यहां पर मुझे लग रहा है कि JSPL एक हाई बीटा काउंटर है। और जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में 6-6.5% तक का बड़ा कट मेटल इंडेक्स में आता हुआ दिखा है, वो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा डैम्पनर हो सकता है पूरे के पूरे मेटल स्पेस के लिए। हालांकि मैं लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बुलिश हूं। अगर आप 1 साल की अवधि के लिए कोई भी मेटल इंडेक्स वाले स्टॉक अगर लेना चाहें तो वो आप लेकर चल सकते हैं। खासकर मेरा जो बुलिश बेट है वो हिंडाल्को पर है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चाइना रीओपनिंग हो रही है उससे पॉजिटिविटी तो आती हुई नजर आएगी, पर इंट्राडे के लिहाज से आज के लिए जो मूड माहौल दिख रहा है वो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा कन्विक्शन लोअर साइड पर है। इस वजह से ऑप्शंस कैटेगरी में JSPL का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 546-47 के आसपास की क्लोजिंग रही है इसकी। यहां पर 550 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, 17.5 रुपए पर उपलब्ध है। 30 रुपए का टारगेट बनाइए, 10 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, ऑप्शन कैटेगरी तो पूरी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर हमें क्या पसंद है। टेक्निकल चार्ट्स पर मारुति सुजुकी का काउंटर मुझे बहुत पसंद आ रहा है अरमान। जिस तरह से इसने लगातार हायर हाइज बनाए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो काफ़ी अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बता रहे हैं। और अगर आप परसों के सत्र पे भी देखेंगे तो 2-2.5% की अच्छी तेजी बनी थी। पॉजिटिव पॉजिटिव मार्च सेल्स के जो डेटा आते हुए दिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंडिकेशंस ये दिखा रहे हैं कि मारुति सुजुकी जो है अपनी लॉस्ट ग्लोरी या फिर आप कह सकते हैं जो लॉस्ट मार्केट शेयर है उसको रीगेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता हुआ दिख रहा है। इस साल हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इनकी SUV पाइपलाइन है वो पॉजिटिव है, 50% के ऊपर मार्केट शेयर आगे जा सकता है। और साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स डेटा आए हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे, क्योंकि हम तमाम जितने भी ऑटो काउंटर्स को देख रहे थे वहां पर आपको एक्सपोर्ट्स को लेकर खासकर सबसे बड़ा दबाव था, और यहां पर तो 13-14% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। वो अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग था। इस वजह से मारुति सुजुकी चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, और जिस तरह से इसके क्यूज आते हुए दिखे हैं मार्च महीने के सेल्स डेटा के हिसाब से, वो लग रहा है कि मारुति सुजुकी उस वजह से अभी भी अच्छे खासे मोमेंटम में आज के सत्र में भी रह सकता है। तो 8,800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 8,450 ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। देखिए, मारुति सुजुकी अगर आप देखें तो कुशल की लिस्ट में हमेशा आपको आता हुआ दिखेगा, कभी फंडामेंटल्स के हिसाब से, कभी खबरों के हिसाब से, और उस पर उनका सेक्टर भी और कन्विक्शन भी है, और लगातार जो अपडेट आ रहे हैं वो लगातार अच्छे आते हुए जा रहे हैं। और टेक्निकली मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है ऑयल इंडिया। वो तर्क ऑलरेडी कुशल दे चुके हैं। उसके साथ साथ ONGC का जब मैनेजमेंट आया था तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, उसी के चलते यहाँ पर भी आपको दिखेगा। और कंपेरेटिवली अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो चार्ट भी ऑयल इंडिया का आपको काफ़ी बढ़िया दिखेगा, इसलिए आपको ऑयल इंडिया बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 270 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 258 का। टेक्निकली तो ये स्टॉक हो गया। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में मैंने स्टॉक लिया है वो है राइट्स लिमिटेड। अब इसका एक रीज़न ये अगर आप देखेंगे कि मैं आपको चाहूंगा कि आप FY22 का इनका एनुअल रिपोर्ट का पेज नंबर 28 देखें, जहां पर उन्होंने पूरा डेकेड एट अ ग्लांस का जो है पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया है। अब उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग आपको चीज़ ये दिखेगी कि अगर आप FY23 में जो इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, अभी भी FY13 में जो इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, अभी जो FY22 में जो एम्प्लॉइज हैं वो अभी उससे भी कम है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू इनका लगभग पहले 1000 करोड़ था FY13 में, FY18 में लगभग 1600 करोड़ के आसपास हुआ, FY22 में 2700 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो 3 गुना हो गया, एम्प्लॉइज अभी तक वही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर डिविडेंड जो पे करते हैं, ये FY13 में इन्होंने 50 करोड़ का डिविडेंड पे किया था, FY18 में कितना डिविडेंड पे किया, 150 करोड़ का, FY22 में कितना डिविडेंड पे किया, 420 करोड़ का। हर 5 साल में जो जितना डिविडेंड पे करते हैं उसका 3 गुना हो जाता है। आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसकी ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, आपको डेट की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेट कोई अच्छे खासे आपको डेट फ्री लगभग के आसपास आपको कंपनी मिलती है, जिसमें FIS का भरोसा है, ऑर्डर बुक कन्विक्शन है आपको, और सेक्टर ऐसा है जिसमें स्पेस काफी बढ़िया है, डिविडेंड यील्ड आपको काफी बढ़िया है। ये सब इस सेक्टर को और स्पेसिफिकली इस कंपनी को काफी अच्छी बना देती है। उसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स देखेंगे, लगातार इनके जो है ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे हैं, और बीच में थोड़ा बीटा अगर आप देखेंगे गिरावट भी इसमें इसलिए आई थी क्योंकि कंसल्टेंसी कारोबार से जो इनका ऑर्डर बुक का जो परसेंटेज रेशियो है वो कम हो गया था। और हाल ही में अगर आप देखेंगे कि लगभग अगर आप पिछले अगर आप 1.5 महीने की बात करें तो इनको 400 करोड़ के लगभग ऑर्डर मिले, उसमें से कुछ कंसल्टेंसी कारोबार के भी हैं जो इनके हाई मार्जिन बिजनेस है। इन सब पर्सपेक्टिव के हिसाब से राइट्स लिमिटेड एक बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक बन जाता है, डिविडेंड यील्ड सब चीज के हिसाब से। तो ड्यूरेशन आपको यहाँ रखेंगे आप 12 महीने का, और टारगेट रखेंगे 430 का। फंडामेंटली मुझे तो राइट्स अच्छा लग रहा है। कुशल, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, राइट्स तो डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी इंप्रेस हो गया जिस तरह से आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें राइट्स लिमिटेड में आपको एक्चुअली देखने को मिल रही है, और एक लंबे पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहें तो काफ़ी अच्छे स्टॉक ये बन सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम देख ही रहे हैं कि रेलवे से जुड़े हुए जितने भी ऑर्डर विन्स हो रहे हैं वो भी पूरे स्पेस को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है। तो दोनों ही जो तर्क आपने दिए अरमान,
वो काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन होल्ड कर रहे हैं राइट्स लिमिटेड को, हमारे व्यूअर्स के हिसाब से उनको बाई करने के लिए। तो चलिए, राइट्स लिमिटेड यहाँ पर फंडा पिक के लिहाज से अरमान को पसंद आ रहा है। मेरी तरफ से फंडा पिक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से पॉजिटिव Q3 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारे बैंक्स के लिए, NBFCs के लिए, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशंस अपडेट कर रहे हैं। आगे चलकर जितने भी बैंक्स हैं उनके जो फाइनल Q3 नंबर्स आते हुए दिखेंगे वो एक अच्छा इंडिकेशंस हैं जो अभी अपडेट आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला है टोटल डिपॉजिट्स 32% बढ़ा है, एडवांसेस में भी 26% की ग्रोथ रही है सालाना आधार पर, और कासा डिपॉजिट भी आप देखिए तो यहाँ पर 36% की ग्रोथ रही है सालाना आधार पर। बट लार्जली QOQ भी मैं देखूँ कासा रेशियो तो 38.4% पर स्टेबल है, तो वहाँ पर गिरावट नहीं है। और कासा YOY देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से जो अपडेट आया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अच्छा रिवर्सल का कैंडिडेट बन सकता है। परसों के सत्र में तो गिरावट थी, पर आज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो अपडेट आया है वो इसको आगे अच्छा लेगअप दे सकता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदारी कर चलिए एज अ फंडा पिक 580 के टारगेट के लिए 555 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, फंडा पिक तो हो गई है, बढ़ते आगे और अपना IPL स्टॉक जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। IPL स्टॉक में आज के लिए मेरी तरफ से है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। अब इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है HSBC की जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। अब यहाँ पर जो टारगेट्स है वो क्लियर कट रिवाइज कर दिए हैं और इन्होंने 1135 से बढ़ाकर सीधा 1274 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए तो इससे सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी भी ये पोटेंशियल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1080 रुपए के आसपास की इसकी प्राइसिंग अभी चल रही है और इस वजह से जो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है ये मुझे लग रहा है कि आगे चलकर IPL स्टॉक के हिसाब से ICICI लोम्बार्ड अच्छा बेट हो सकता है अगले 12 महीनों में। वैसे भी कोई भी इंश्योरेंस स्टॉक अगर आप चुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सेफ बेट अभी के सत्र में आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं प्रीमियम्स जो हैं वो घटने का तो काम अभी तक हमने आते हुए देखा नहीं है पिछले कुछ सालों में। तो आगे चलकर अगर प्रीमियम बढ़ते ही हैं तो इनके लिए तो पॉजिटिव अपडेट है ही। तो 1110 माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो आपको टारगेट रखना है 1110 रुपए के लिए इमीडिएट टारगेट है 1110 रुपए का। बट आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है तो अभी करीबन 1100 रुपए के आसपास की अगर आप प्राइसिंग मानकर चलते हैं तो 1300 रुपए के टारगेट के लिए अगले 12 महीनों में ICICI लोम्बार्ड में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। देखिए, इन IPL स्टॉक की बात करें तो उसमें मैंने स्टॉक लिया है अनूप इंजीनियरिंग, और ये स्टॉक जब मैंने पहले दिया था, जब पहले टारगेट दिया था, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। अब टारगेट जो अचीव होने के बाद वहां से थोड़ा बहुत नीचे आया है। मेरा कन्विक्शन यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि एक तो ग्रुप काफ़ी बढ़िया है, उसी के साथ साथ आप ऑयल एंड गैस स्पेस के जो इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे हीट एक्सचेंजर्स वेसल्स इनका कारोबार है और लगातार इस स्पेस में आपको बढ़िया कैपेक्स होता हुआ दिख रहा है और ग्रुप अच्छा है, आपको डेट फ्री कंपनी मिल रही है, आपको जो ऑर्डर बुक है उस पर काफ़ी कन्फेक्शन है। इसलिए अगर आप देखेंगे IPL स्टॉक के हिसाब से अनूप इंजीनियरिंग पे ड्यूरेशन अगर आप रखेंगे 15 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 1300 का, खबरों के हिसाब से अगर आप देखें तो वहां पर एक स्टॉक लिया है वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि यहां पर भी एक अपडेट आता हुआ दिखा है। अपडेट क्या आया है? FY23 में रिकॉर्ड तोड़ अगर आप देखें यूरिया का उन्होंने प्रोडक्शन किया है, उसी के साथ साथ कंपनी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन यहां पर आता हुआ दिखा है। वहां की अगर आप P&K फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वहां पे 10 लाख MT का जो एक लैंडमार्क है वो भी अधिक बिक्री जो है वहां पर भी वो अचीव करते हुए दिखे हैं। तो ये सारे जो अपडेट्स हैं यहां पर कन्विक्शन बताते जा रहे हैं कि हमारा कन्विक्शन कितना जा रहा है। वापस में रीइटरेट करूं, देखिए आपने ये अपडेट देखा, आपने बजाज फाइनेंस का अपडेट देखा, कई सारे अपडेट है जो डोमेस्टिक स्टोरी को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं और इस खबर पर आपको नेशनल फर्टिलाइजर्स जो है वहां पर बढ़िया दिख रहा है, इसलिए टारगेट रखेंगे 76.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 73.7 का। चलिए, तो खबरों के दम पर मेरी तरफ से है RBL बैंक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव Q3 अपडेट आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें रिटेल डिपॉजिट तो 18% बढ़े हैं, जबकि टोटल ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पर 16% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यही नहीं, कंपनी का जो कासा रेशियो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज होता हुआ दिखा है। 36.6% पिछली तिमाही में था, इस बारी 37.4% पर अब ये आते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छे पॉजिटिव अपडेट्स हैं। RBL बैंक की यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। परसों के सत्र में भी ये अच्छे खासे उछाल के साथ बंद हुआ था। 150 रुपये का टारगेट यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। 142 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए, खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी की तरफ, जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस में 2 खरीदारी और 1 बिकवाली के कॉल है मेरी तरफ से अरमान, और इसमें सबसे पहला जो कॉल मैंने लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है यहाँ पर चेन्नई पेट्रो का। चेन्नई पेट्रो MRPL और ONGC के साथ साथ है, इस पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आपको परसों के सत्र में हो चुकी थी, 3-4% के गेन्स थे, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और तेजी बन सकती है। जिस तरह से विंडफॉल टैक्स जो है अब नील कर दिया गया है क्रूड पेट्रोलियम पर, वो एक अच्छा पॉजिटिव अपडेट आज बन रहा है।
तमाम जितने भी स्टैंडर्ड रिफाइनरीज हैं उनके लिए। तो चेन्नई पेट्रो 254 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 244 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है आईसीआईसीआई बैंक पर। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो परसों के सत्र में भी ऑलमोस्ट 1% की गेंस थे और पिछले 5 दिनों में जिस तरह से लोअर लेवल से इसने वापस से एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया है, मुझे लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर इसका मजबूती का इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। तो 900 के पार अब ये जा सकता है, 912 रुपए टू बी प्रिसाइज इसका टारगेट बनाकर चलिए। 875 आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है टाटा स्टील पर यहां पर बिकवाली का कॉल है। जीएसपीएल मैंने आपको बिकवाली की राय दी है, तर्क सिमिलर है। अमेरिकन मेटल इंडेक्स में 6% से ज्यादा की गिरावट है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि टाटा स्टील पर भी आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। 102 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करें, 107 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। कि माय चॉइस में सबसे पहला जो स्टॉक लिया है वो है धामपुर शुगर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड का ऐलान होता हुआ दिखा है। 5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड तो है ही सही, उसके साथ 1 रुपए प्रति शेयर का जो है स्पेशल डिविडेंड भी है। और ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे थोड़ा होल्ड आउट भी कर रहा है, उस हिसाब से धामपुर शुगर को बाय करेंगे। टारगेट 238 का, स्टॉप लॉस 228.5 का। लेमन ट्री बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपडेट आता हुआ दिखा है, क्योंकि उन्होंने लाइसेंसिंग करार किया है। और ये लाइसेंसिंग करार सिर्फ अभी का नहीं, अगर आप पिछले अगर आप देखेंगे 31 मार्च को इन्होंने लगभग 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, 3 मार्च को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया था, 24 फरवरी को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया था। तो ये सारे अपडेट्स आपको कन्विक्शन जो है वो इस स्टॉक में दे रहे हैं, इसलिए आप टारगेट रखेंगे 79.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 76.5 का। और लास्ट स्टॉक है वो है एनबीसीसी, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखेंगे लगभग 450 करोड़ के आसपास के जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखे हैं, जो कि अगर आप भारत सरकार से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस अपडेट के हिसाब से लगातार यहां पर अगर आप देखें तो आपको ऑर्डर मिलते हुए जा रहे हैं, इसलिए एनबीसीसी भी आपको आखिरी में बाय करना होगा। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से चर्चा तो कर लिया है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है एमआरपीएल का। सरकार ने जिस तरह से विंडफॉल टैक्स क्रूड पेट्रोलियम पर खत्म किया है, उस वजह से एमआरपीएल ओएनजीसी फोकस में रहेंगे। साथ ही अमेरिकन मार्केट में जो मेटल इंडेक्स है वहां पर 6% ज्यादा की गिरावट है, तो जीएसपीएल शॉर्ट कर चलिए पुट ऑप्शन के जरिए। साथ ही मारुति सुजुकी चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती दिखा रहा है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे Q3 अपडेट्स इसके भी आए हैं। आईपीएल स्टॉक में आपको यहां पर खरीदारी करने की राय है और 1300 रुपए के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है। साथ ही आरबीएल बैंक के भी अच्छे अपडेट्स हैं, तो यहां पर भी आपको खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में चेन्नई पेट्रो, आईसीआईसीआई बैंक में तो करनी है खरीदारी, पर टाटा स्टील अगेन यहां पर जीएसपीएल के साथ साथ आप बिकवाली कर चलिए। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है ओएनजीसी पर, क्रूड पेट्रोलियम पर 3500 रुपए प्रति टन से अब घटाकर नील कर दिया है इसको। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनके लिए अच्छी पॉजिटिव अपडेट है। 160 रुपए के टारगेट के लिए ओएनजीसी में आज मेरा बेस्ट पिक यहां पर खरीदारी कर चले। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में रेलटेल आपको बाय करना होगा, जो कि ऑर्डर मिला है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। गोल्ड में जो तेजी है फ्यूचर के हिसाब से टाइटन यहां पर बाय करना होगा। बजाज फाइनेंस जो अपडेट आते हुए दिखे हैं वो काफी बढ़िया है। टेक्निकली ऑयल इंडिया बढ़िया दिख रहा है। फंडामेंटली राइट्स लिमिटेड जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इनमें अगर आईपीएल स्टॉक की बात करें तो अनूप इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग है। खबरें नेशनल फर्टिलाइजर्स पर बड़ी आती हुई दिखी हैं। माय चॉइस में धामपुर शुगर जो डिविडेंड का ऐलान है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। लेमन ट्री जो लगातार लाइसेंसिंग कर रहे हैं उसका फायदा होता हुआ दिखेगा, वहां पर बाय करना है। और एनबीसीसी जहां पर भी आपको अगर आप देखें ऑर्डर इन्फ्लो आता हुआ दिखा, इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है राइट्स लिमिटेड। जो सेक्टर जो वैल्यूएशन वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए राइट्स लिमिटेड बेस्ट पिक। चलिए, तो राइट्स लिमिटेड बेस्ट पिक अरमान की तरफ से आ रही है। और जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है, पूरे मिले जुले संकेत अरमान हमें नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि हमारे बाजार किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी तो 60 अंकों की गिरावट है, पर कल है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसको लेकर किस तरह से हमारे बाजार आज रिएक्ट करते हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद हम वापस लौट रहे हैं। इन सभी संकेतों को समझने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में सीधे दीपांशु और नेहा के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। मिड वीक सेशन है और ये तो मिड वीक माना जाएगा, 3 वर्किंग डेज हैं उसमें, उसका बीच वाला सेशन आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सेटअप सुस्त है ग्लोबल संकेत, बट अदरवाइज हमारे बाजार में क्या चाल रहेगी कल, जैसे आपने कहा पॉलिसी पर है नजर। आइए उससे पहले करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।